नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन अकेडमी में। तो चलिए आज की जो है क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले हम चेक करते हैं कि पहले जो है हमने इससे पिछली क्लास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। तो हमने जो है पिछली क्लास में संविधान सभा के बारे में चीज़ें कुछ जो है डिस्कस करी थी, कुछ बातचीत करी थी। जिसमें से जो था कि संविधान सभा की बैठक के बारे में देखी थी कि पहला बैठक कब हुआ था, तीसरा और पांचवा बैठक जो है कब हुआ था। उसके बाद जो है हम साथ साथ देखे थे कि अपना जो अ, राष्ट्र है, अपने जो भारत है, वो स्वतंत्र कब हुआ। स्वतंत्र भारत जो अपना स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय का अधिनियम था स्वतंत्र भारत का अधिनियम। और फिर जो है साथ में ये भी देखा था कि भारत और पाकिस्तान को जो है दो अलग अलग राष्ट्र घोषित किया गया था माउंटबेटन के द्वारा, और उन्हें जो है अलग अलग करके रेड क्लिफ लाइन नाम की एक बाउंड्री बनाई गई और भारत को जो है संप्रभु सोवरिंग कंट्री भी बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी 1947 में ये भी देख लिया था कि भारत में जो है, भारत में आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जो पहली जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, उनमें से कौन कौन कैंडिडेट थे मंत्रिमंडल का, कौन कौन मंत्री थे उनमें, और उनको जो है कौन कौन सी पोस्ट दी गई थी। ठीक है, कौन कौन सा मंत्री बनाया गया था। उसके बाद हमने देखी थी कुछ जो है मेजर यानी कि इम्पोर्टेंट कमिटीज़ देखी थी, संविधान सभा की कुछ इम्पोर्टेंट कमिटीज़, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया अपना, इसके बारे में देखा था, जिनकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी, जिसमें टोटल जो है 7 कैंडिडेट सदस्य थे, जिसके हेड जो थे वो बी आर अम्बेडकर जी थे। और इनके साथ साथ कुछ और भी समितियों के बारे में जो है हमने डिस्कस करे थे। तो आज का क्लास जो है इससे आगे की कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आज की क्लास होगी वो होगी अपने जो है कुछ महत्वपूर्ण संविधान की जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। तो इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आज की क्लास किस पे बेसिस पे होगी। तो इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले संविधान की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में डिस्कस करेंगे ही, इससे पहले देख लेते हैं कि अब जब संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले संविधान के बारे में ही देख लेते हैं। तो अपनी जो संविधान की पहली सेशन हुई थी ना, कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनी जो संविधान की पहली सेशन हुई थी, फर्स्ट सेशन बोल लो या फिर कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल लो या फिर संविधान की पहला सेशन बोल लो। ठीक है, संविधान की पहला सेशन बोल लो। कब हुई थी ये? तो 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी और 23 दिसंबर 1946 तक ये पहला सेशन चला था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक अपना पहला सेशन चला। अभी देख लो, ये हो गई अपनी, ये फर्स्ट सेशन था संविधान की। अब अपना जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये आता है कि संविधान में जो है टोटल संविधान की कितनी सेशन थी, कितनी कन्वेंशंस थी, कितनी सेशंस थे। तो टोटल कन्वेंशन बोल लो या फिर सेशन बोल लो। टोटल कितनी सेशन थी? टोटल जो है 12 सेशन थे। ठीक है, टोटल कितने सेशन थे? 12 सेशन थे। अभी ये जो 12वां सेशन थी ना अपना, 12th सेशन 12वां सेशन जो थी अपनी अंतिम सेशन, ये कब थी? तो ये थी 24 जनवरी 1950 को। अब ये डेट किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो 24 जनवरी 1950 जो डेट है अपना, जिस पे 12वां सेशन हुआ था, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अब तक जो है ना अपनी संविधान बन के तैयार हो गई थी और 24 जनवरी 1950 की बात है। 24 जनवरी 1950 की बात है, 12वें सेशन की बात है। तो इस दिन जो है संविधान जो है इससे पहले ही तैयार हो गई थी। हालांकि इस दिन जो है संविधान पे ना हस्ताक्षर करने के लिए जो है जितने सदस्य थे संविधान सभा के, वो सारे इस दिन हस्ताक्षर करने के लिए गठित हुए थे। ठीक है, इकट्ठे हुए थे। तो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि फॉर
सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान पे हस्ताक्षर करने के लिए 24 जनवरी 1950 यानी कि 12वीं सेशन में जो है संविधान सभा के सदस्य जो है इकट्ठे हुए थे, एकत्रित हुए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो पूछेगा 24 जनवरी 1950 जो कि 12वां सेशन है उसमें क्या हुआ था? तो संविधान जो है, संविधान पे जो है हस्ताक्षर हुए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब बारी आती है अपनी, इससे पहले की देख लेते हैं 11th सेशन, अपनी 11th सेशन। 11वीं सेशन जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी अपनी 26 नवंबर 1949 को 11वीं सेशन अपनी हुई थी। अभी 26 नवंबर 1949 को जो 11वीं सेशन हुई थी, यहाँ यहाँ पर क्या हुआ था कि संविधान है ना अपना, वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है अपना यहाँ पे रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 की अगर बात करा जाए। 11वां सेशन जो थी अपना, इस पे जो है संविधान अपना पूरी तरह से जो है बन के तैयार हो गया था। तो संविधान को बनने में टोटल कितना टाइम लगा था? टोटल टाइम टेकन, संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तभी जोड़ लो, 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949। तो टोटल कितने टाइम हो जाते हैं? तो इसमें 2 साल, आप 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने के लिए कितना टाइम लगा था? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन। 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 तक जो है ये संविधान बनाने का काम जो है चला था। और 11वां जो सेशन थी अपनी 26 नवंबर 1949, इस दिन जो है अपनी संविधान जो है पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया था, जिसमें टोटल समय लगा था, कुल समय लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब इसकी टोटल लागत कितनी थी? टोटल एक्सपेंस कितना था संविधान बनाने का? टोटल एक्सपेंस तो इसमें जो है 64 लाख रुपए खर्च हो गए थे। 64 लाख रुपए खर्च हो गए थे संविधान बनाने में। जो पूछेगा लागत कितनी आई थी, खर्च एक्सपेंस कितना था, तो 64 लाख रुपए की एक्सपेंस आई थी संविधान बनाने में। टाइम लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। कब तैयार हो गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गई थी। 11वां बैठक था। शुरू कब हुई थी? पहला सेशन कब था? तो 9 दिसंबर 1946 को। 12वां सेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है और कब था? तो 12वां सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है और 24 जनवरी 1950 को 12वां सेशन था। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस दिन जो है संविधान पे जो है हस्ताक्षर किया गया था, दस्तखत किया गया था, सिग्नेचर किया गया था। ठीक है, इसलिए जो है 12वां सेशन इंपॉर्टेंट है और ये कंडक्ट हुआ था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इतनी समझ में आई। अब बारी आती है 22 जुलाई 1947 की। किसकी? तो 22 जुलाई 1947 एडी की। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था कि अपनी जो नेशनल फ्लैग है उसे जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। नेशनल एक्सेप्टेड नेशनल फ्लैग। ठीक है, अपनी जो राष्ट्र ध्वज है ना उसे जो है 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। हालांकि अपनी जो नेशनल फ्लैग है इसके डिज़ाइनर कौन थे? तो इसके डिज़ाइनर जो थे वो पिंगली वेंकैया जी जो थे, इनके डिज़ाइनर थे। पूछेगा अपनी जो राष्ट्र ध्वज है उनके डिज़ाइनर कौन है? तो अपनी जो राष्ट्र ध्वज है, जो अपनी ट्राई कलर है इंडिया की फ्लैग, उसके जो डिज़ाइनर थे वो पिंगली वेंकैया जी थे। और 22 जुलाई 1947 को जो है अपना नेशनल फ्लैग जो ट्राई कलर है वो जो है अपनी स्वीकार हो गई थी, एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब बारी आती है 16 मई 1949 की। ठीक है, इसके बाद जो है अपनी एक दूसरा अदर इम्पोर्टेंट डेट है 16 मई 1949 की। तो 16 मई 1949 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन जो है भारत कॉमनवेल्थ, जो राष्ट्रमंडल है कॉमनवेल्थ, उसका जो है सदस्य बना था। तो भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना था? तो भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य 16 मई 1949 को बना था। इंडिया बिकम
मेंबर ऑफ इंडिया बिकम मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो भारत जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना था? तो 16 मई 1949 को जो है भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था। ठीक है, इसलिए 16 मई 1949 डेट जो है ये इम्पोर्टेंट है। भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना था? 16 मई 1949 को। अब बात अगर करें हम लोग कॉमनवेल्थ की, अभी कॉमनवेल्थ के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो साथ साथ में इसको निपटा लेते हैं। तो कॉमनवेल्थ की बात करें तो अभी करंट में इसके टोटल कितने मेंबर कंट्री हैं? तो अभी जो है करंट में इसके टोटल जो है 56 मेंबर कंट्री हैं। ठीक है, टोटल 56 सदस्य देश हैं। अभी जो है कॉमनवेल्थ की टोटल कितने मेंबर कंट्री है? तो 56। अभी करंट में जो सदस्य देश है कॉमनवेल्थ के वो 56 है। ठीक है, जिसमें से इंग्लैंड जो है वो गुलाम कंट्री में आता है। ठीक, इंग्लैंड जो है वो कॉलोनी कंट्री में आता है। ठीक है, इंग्लैंड कॉलोनी कंट्री मतलब गुलाम, इंग्लैंड जो है गुलाम कंट्री में आता है, गुलाम देश में शामिल है। ठीक है, अभी बात आती है 1926 की। तो 1926 में क्या हुआ था कि एक वेलफेयर अनाउंसमेंट लेटर आया था 1926 में। 1926 की बात है कि इस टाइम ना एक वेलफेयर अनाउंसमेंट लेटर आया था, वेलफेयर अनाउंसमेंट लेटर वेलफेयर अनाउंसमेंट लेटर आया था 1926 में। अब इसी लेटर के तहत जो है अपनी कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई, इस्टेब्लिश्ड कॉमनवेल्थ की जो है स्थापना कब हुई थी? 1926 में एक वेलफेयर अनाउंसमेंट लेटर आती है। 1926 में वेलफेयर अनाउंसमेंट लेटर आती है जिसके तहत जो है कॉमनवेल्थ की स्थापना होती है। और जो है अपना जो भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य 16 मई 1949 को बना था। तो 16 मई 1949 को जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य भारत बन गया था। भारत जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य 16 मई 1949 को बन गया था। हालांकि कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में हुई थी। कैसे? तो वेलफेयर अनाउंसमेंट लेटर आया था। फिर 16 मई 1949 को भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया। उसके बाद जो अभी देखा जाए करेंटली, तो अभी जो है वर्तमान में कॉमनवेल्थ का जो सदस्य देश है, मेंबर कंट्री है, वो टोटल 56 मेंबर कंट्री है, जिसमें इंग्लैंड जो है वो कॉलोनी कंट्री के रूप में है। ठीक, तो इतनी चीज़ें याद हो गई। अब बारी आती है 14 सितंबर 1949 की। ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? 14 सितंबर 1949 की, 14 सितंबर 1949 की डेट क्यों इम्पोर्टेंट है? तो देखो, सबसे पहले 14 सितंबर को हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं। ये कौन सी डे है? तो ये हिंदी डे है। ठीक है, हिंदी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 14 दिसंबर को। और 14 दिसंबर 1949 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इस दिन जो है ना हिंदी लैंग्वेज है, इसे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अनाउंस किया गया, घोषित किया गया। सो हिंदी लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अभी हिंदी भाषा को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को। ऑफिशियल लैंग्वेज को कहते हैं राजभाषा। तो हिंदी भाषा को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कब बनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया गया था। और इसी वजह से जो है उसी दिन से 14 सितंबर को जो है हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी डे मनाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है 26 नवंबर 1949 की। ठीक, सितंबर 1949 के बाद 26 नवंबर 1949 की। 26 नवंबर 1949 की इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी आपको बता दिया था कि इसमें 11th सेशन होता है, अपना 11th सेशन होता है। और इस दिन जो है अपनी संविधान जो है कंप्लीट रेडी हो जाती है, पूरी तरह से जो है तैयार हो जाता है। क्या चीज़? अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 की। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 26 नवंबर 1949 को जो अपनी संविधान पूर्णतः तैयार हो जाता है बन के, इसके वजह से जो है 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट तो करते ही करते हैं 26 नवंबर को। देख लो, मैं लिख दे रहा हूँ कि 26 नवंबर को हम जो है
कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। पर कब से करते हैं? क्या शुरू से करते हैं 1949 से? नहीं, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट तो करते हैं, बट कब? सो फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, मतलब 2015 से जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग जो है मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को जो है अपनी संविधान भारत का वो पूर्णतः जो है तैयार हो गया था। और इस दिन जो है 11वां जो है सेशन था उसका अंत हो गया था। 11th सेशन जो है उस दिन ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, नोट में लिख लेंगे आप लोग, कि पार्शियली आंशिक रूप से जो है ना संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड ऑन, पार्शियली कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स्ड ऑन 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से जो है अपना भारत का संविधान वो 26 नवंबर 1949 को ही जो है लागू हो गया था, जिसमें टोटल 395 आर्टिकल थे, इन विच टोटल 395 आर्टिकल कंटेंड, जिसमें टोटल कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। अब इस 395 आर्टिकल में से अपने 16 आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू भी हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही लागू भी हो गया था। अभी देखो नोट इसका यही चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, कि 26 नवंबर 1949 को जो है अपनी 11वीं जो सेशन थी संविधान का उसका वो ख़त्म हो गया। और 11वीं सेशन में ही 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान जो पूर्ण रूप से तैयार भी हो गया था। और 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस हम 2015 से मनाते आ रहे हैं। ठीक है, अब जो है आंशिक रूप से जो है अपनी संविधान ना आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। उस समय जब लागू हुई थी ना ये कॉन्स्टिट्यूशन अपनी संविधान आंशिक रूप से, तो उस समय टोटल 395 आर्टिकल थे। और 395 आर्टिकल में अनुच्छेद में से 16 अनुच्छेद को जो है उसी समय 26 नवंबर 1949 को ही जब आंशिक रूप से लागू करा गया उसी समय से लागू कर दिया गया 16 आर्टिकल को। ठीक है, तो 16 आर्टिकल को जो है 26 नवंबर 1949 से ही जो है लागू कर दिया गया। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 394, आर्टिकल 394। इसमें क्या लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब संविधान में जो 15 आर्टिकल हैं और आर्टिकल नंबर 394 विल बी इन्फोर्स्ड फ्रॉम 26 नवंबर 1949 ऑनवर्ड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें ना एक आर्टिकल है अपने संविधान में, आर्टिकल नंबर 394, उसमें ये लिखा गया है कि संविधान की 395 आर्टिकल में से 15 आर्टिकल और 15 आर्टिकल हो गए, और आर्टिकल नंबर 394 जो ये खुद ही है, इन टोटल 16 आर्टिकल को जो है 26 नवंबर 1949 से ही जो है लागू किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन 15 आर्टिकल and article number 394 will be enforced from 26 नवंबर 1949 onwards। अब ये 15 आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो ये 15 जो आर्टिकल्स हैं ये कौन कौन से हैं? तो इनमें से है एक आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, फिर आता है अपना 60, फिर आता है अपना 324, फिर 366, फिर 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और एक 394 आर्टिकल खुद। तो टोटल कितने हो गए? टोटल 16 आर्टिकल्स हो गए, टोटल 16 आर्टिकल हो गए। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो 15 आर्टिकल ये और एक 394 नंबर आर्टिकल। तो 15 आर्टिकल कौन कौन थे? तो आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, फिर 60, 324, 66, फिर 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। ये जो टोटल 16 आर्टिकल थे, इन सारे आर्टिकल्स को 26 नवंबर
1949 को जो है जब आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था, उसी दिन इन सारे 16 आर्टिकल्स को भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब 26 1949, 16 नवंबर जो है, 16 को जो है 26 1949, इसमें क्या है कि एक डेट मेंशन करा गया है। क्या? तो 16 नवंबर 1949 जो है ये डेट इसलिए भी इम्पोर्टेंट अभी हो जाती है कि 26 नवंबर 26 नवंबर 1949, ये जो डेट है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस डेट को जो है कहाँ मेंशन किया गया है। इस डेट को अपनी जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, उसे वहाँ मेंशन किया गया, डेट मेंशनड इन प्रेम्बल। इस डेट को जो है प्रस्तावना में अंकित करा गया है। इस प्रस्तावना में जो अपनी जो भारत की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये जो अपनी प्रस्तावना है, और आगे जाएगी, तो ये जो प्रस्तावना है अपनी, इस प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 जो डेट है, जिस दिन अपनी संविधान जो है पूर्णतः तैयार होगी और आंशिक रूप से इसे लागू भी कर दिया गया था, उस डेट को जो है अपनी प्रस्तावना में लिखा गया है। ठीक है, तो प्रस्तावना में कौन सी डेट लिखी गई है? 26 नवंबर 1949 की डेट लिखी गई है। अब बारी आती है 24 जनवरी 1950 की। तो 24 जनवरी 1950 की का क्या हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 की जो है अपनी संविधान सभा की 12वां सेशन हुआ था। किस लिए हुआ था? तो संविधान की 12वां सेशन क्यों हुआ था? तो संविधान पे जो है सिग्नेचर, दस्तखत करने के लिए 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की 12वां सेशन हुए थे। 14 जैन 1950 AD, 12th सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की जो 12वीं सेशन हुई थी 1950 में 24 जनवरी को, ये क्यों हुई थी? तो ये हुई थी कि संविधान सभा पे दस्तखत किया जाए, संविधान सभा पे संविधान पे दस्तखत, संविधान पे सिग्नेचर करने के लिए असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूएंट, संविधान पे जो है दस्तखत करने के लिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का 12वां सेशन कंडक्ट किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेसिडेंट की ना इलेक्शन भी हुई थी। अपने जो राष्ट्रपति हैं भारत के, उनकी पहली जो प्रेसिडेंट थे, भारत के पहला राष्ट्रपति जो थे, इनकी इलेक्शन भी इस दिन हो गई थी 12वीं सेशन में। ठीक है, तो अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट को भी उसी टाइम इलेक्ट कर लिया गया था। तो यहाँ ये भी लिख लेंगे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीटेड, राष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया था और इस दिन जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो 12वीं सेशन जो अपनी हुई थी 24 जैन 1950 को, इलेक्शन भी हो गया था प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया था, पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था, और नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गान जो है, और नेशनल सॉन्ग और एंथम जो है, इन दोनों को इसी दिन एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। नेशनल सॉन्ग एंड एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड एंथम, इन दोनों को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था, बोथ वेर एक्सेप्टेड। तो नेशनल सॉन्ग और एंथम जो है, इन दोनों को जो है 12वां जो सेशन हुआ था अपना संविधान सभा का 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान पे हस्ताक्षर हुई थी, उसी दिन जो है राष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया था, पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था, और उसी दिन जो है नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है उसे भी स्वीकार कर लिया गया था। तो ये डेट आपको इम्पोर्टेंट किस लिए है, समझ में आ गया कि 24 जनवरी 1950 की जो डेट है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं 26 जनवरी 1950 का दिन। 26 जनवरी 1950 का दिन आता है, ठीक है, 24 जैन 1950, ठीक, 26 जैन 1950 AD, 26 जनवरी 1950 का दिन। अभी क्या हुआ था कि संविधान तो पूरे तरह से लागू हो संविधान तो पूरे तरह से बन चुका था।
कब? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, उसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया था उस दिन 16 आर्टिकल लागू कर दिया गया था। और 24 जनवरी 1950 को जो है भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया था और नेशनल सॉन्ग एंथम भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इस दिन जो है संविधान पे हस्ताक्षर भी कर दिया गया था। अब बारी आती है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत की जो संविधान बनी, इससे पूर्णतः लागू कर दिया गया, कंप्लीटली एनफोर्स्ड। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली इन्फोर्स्ड, पूर्णतः लागू कर दिया गया, कंप्लीटली इन्फोर्स्ड। अपनी जो संविधान है उसे 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। और जो है 26 जनवरी 1950 को जो है हम फर्स्ट रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ठीक, फर्स्ट रिपब्लिक डे इसी दिन मनाया गया था। फर्स्ट रिपब्लिक डे कब मनाया गया था? तो फर्स्ट रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी 1950 को ही मनाया गया था, जिस दिन जो है भारत का संविधान पूर्णतः जो है लागू हो गया था। उस दिन जो है भारत में पहली बार रिपब्लिक डे मनाया गया था। अब बात आती है 26 जनवरी की। सिर्फ यही दिन क्यों चुना गया? 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? तो 26 जनवरी 1930 जो है उस दिन पूर्ण स्वराज जो है दिन जो है पूर्ण स्वराज दिवस सेलिब्रेट किया गया था। तो उसी वजह से जो है 26 जनवरी को और भी ज़्यादा यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी को ही डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान जो है उसे लागू करेंगे और 26 जनवरी को ही जो है उसको और मेमोरेबल बनाने के लिए उस दिन लागू किया गया। और इसी वजह से जो है फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेगी और यही एक वजह है कि 26 जनवरी को ही चुना गया। ठीक है, तो समझ में आया कि 26 जनवरी को ही क्यों, 26 जनवरी को ही क्यों, 26 जनवरी डेट वाई, 26 जैन वाई दिस डेट, 26 जैन वाई दिस डेट, ये क्वेश्चन बन सकता है। 26 जैन, यही दिन क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं? तो 26 जैन इसलिए हुआ था, यहाँ पे बिकॉज लिख दो, एक क्वेश्चन हमारे तरफ से। तो 26 जैन इसी दिन क्यों कि 26 जैन 1930 की बात है, जब पूर्ण स्वराज दिवस जो है सेलिब्रेट किया गया था। पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेटेड, पूर्ण स्वराज दिवस जो है मनाया गया था कब? तो 26 जनवरी 1930 की बात है, जब पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसी को जो है 26, इसीलिए जो है 26 जनवरी को जो है और भी ज़्यादा यादगार बनाने के लिए, सो टू मेक 26 जनवरी मोर मेमोरेबल 26 जनवरी को और भी यादगार बनाने के लिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड एंड अनाउंस्ड रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। ठीक है, तो 24 जनवरी का ही दिवस क्यों चुना गया? तो 24 जनवरी का दिवस इसलिए भी चुना गया था कि 26 जनवरी का ही दिवस क्यों चुना गया? तो 26 जनवरी का दिवस इसलिए भी चुना गया कि 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अब इस डेट को, पूर्ण स्वराज दिवस को और ज़्यादा जो है यादगार बनाने के लिए, 26 जनवरी को और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए जो है इस दिवस को हम रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करें। और इसी दिन जो है 26 जनवरी 1950 को जो है पहला रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा गया और उसी दिन जो है संविधान जो है भारत का उसे पूर्ण रूप से जो है लागू कर दिया गया। और भारत का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है 24 जनवरी 1950 में जो पहला प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था, तो भारत का जो पहला प्रेसिडेंट कौन था? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है इलेक्ट कराया गया था। ठीक है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है भारत का पहला राष्ट्रपति जो है चुना गया था। ठीक, भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था कब? तो 24 जनवरी 1950 को जो है भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अभी इसमें एक नोट में चीज़ें लिख लेंगे कि इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, दैट्स वाई इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। अगर पूछे कि भारत जो है रिपब्लिक कंट्री क्यों है, भारत गणराज्य देश क्यों है, वाई इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, क्वेश्चन बनेगा अपना कि वाई इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, भारत रिपब्लिक कंट्री क्यों है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? भारत जो है रिपब्लिक कंट्री क्यों है? तो भारत रिपब्लिक कंट्री इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है रूलर जो है वो जो है वंशानुगत नहीं है। जो अभी कोई और है रूलर मान लो, तो उसके बाद जो है रूलर जो हो जाएगा, इंडिया का जो राष्ट्रपति हो जाएगा, वो उसके ही खानदान में कोई हो, ऐसी कोई सिस्टम अपने पास नहीं है। अपने पास सिस्टम क्या है कि इलेक्शन हो गई, तो इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उसे इलेक्ट करा जाए, उनका चुनाव हो। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव होता है हमारे यहाँ। तो भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसलिए जो है इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। सो वाई इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री, सो इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। तो भारत में जो है राष्ट्रपति की चुनाव होती है, भारत में राष्ट्रपति की चुनाव होती है। और सिर्फ भारत ही नहीं, जिस भी कंट्री में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सारे कंट्री रिपब्लिक हैं। ठीक है, वो सारे कंट्री रिपब्लिक होंगे जिस भी कंट्री में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। जिस भी कंट्री में राष्ट्रपति वंशानुगत ना हो और राष्ट्रपति का चुनाव हो, वो सारे कंट्री रिपब्लिक होंगे। इसलिए अपना भारत भी रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, अब अपना चीफ गेस्ट कौन था? अपना चीफ गेस्ट कौन था फर्स्ट रिपब्लिक डे पे? तो अपना जो चीफ गेस्ट थे वो थे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकरनी। ठीक है, डॉक्टर सुकरनी जो है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकरनी उस टाइम जो है अपने चीफ गेस्ट थे, CHEIF चीफ गेस्ट। बात आए फर्स्ट रिपब्लिक डे पे अपने चीफ गेस्ट कौन थे? तो अपने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो थे उस समय डॉक्टर सुकरनी। कौन? डॉक्टर सुकरनी जो थे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, वो जो है अपने चीफ गेस्ट थे। ठीक है, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट मीन्स मुख्य अतिथि। तो मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशियन प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकरनी। ओके, अब बारी आती है 26 ऑफ 2025, 26 ऑफ 2025 पर। ये 26 क्या? तो 26 जैन 2025, 26 जनवरी 2025। इस टाइम चीफ गेस्ट कौन था? सबसे पहले जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा गया था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम जो अपने चीफ गेस्ट थे इंडोनेशियन प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकरनी। अभी जो करंट में अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करा है हम लोगों ने 26 जनवरी 2025 को, इस टाइम चीफ गेस्ट कौन थे? तो इस टाइम जो चीफ गेस्ट थे अपने वो प्रबोव सुबियंतो जी थे, वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ही हैं। तो अभी भी जो है अपने इंडोनेशियन करंट जो है अपना, वो भी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ही जो है अपने चीफ गेस्ट बन के आए थे। उनका क्या नाम था? तो वो उनका नाम था प्रबोव सुबियंतो जो है अपने करंट में जो है रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे, मुख्य अतिथि के रूप में जो शामिल हुए थे अभी 26 जनवरी 2025 को। 26 जनवरी 2025 को जो अपने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे रिपब्लिक डे पे, वो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ही थे। उनका नाम था प्रबोव सुबियंतो। ठीक है, अब एक चीज़ नोट में लिख लेंगे कि इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट को जो है चुना नहीं जाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है। हालांकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता है, बल्कि प्रेसिडेंट जो है वो हेरिडेटरी होता है। हेरिडेटरी मतलब क्या होता है? वंशानुगत। ठीक है,
तो इंग्लैंड जो है ये अभी भी जो है रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो करके ये वंशानुगत होता है। तो नोट में लिख लेंगे कि इंग्लैंड इंग्लैंड इज़ नॉट अ रिपब्लिक कंट्री। इंग्लैंड इज़ नॉट अ रिपब्लिक country because their president is not elected. President is not elected. Instead hereditary. Instead president is hereditary. hereditary मतलब होता है कि वंशानुगत। हेरिडेटरी का क्या मतलब होता है? वंशानुगत मतलब कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, मतलब हेरिडेटरी मतलब होता है वंशानुगत। तो इसलिए जो है अभी इंग्लैंड जो है अभी भी ये रिपब्लिक कंट्री नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है यहाँ पे वो वंशानुगत प्रथा सिस्टम चल रहा है, और वहाँ जो प्रेसिडेंट है वो अभी भी वंशानुगत तरीके से बनाए जाते हैं। किसी भी प्रकार से वहाँ पे प्रेसिडेंट की जो है इलेक्शन यानी कि चुनाव नहीं होता है, जिसके वजह से जो है इंग्लैंड अभी भी रिपब्लिक कंट्री नहीं है। अब जो है अपने संविधान में जो रिपब्लिक वर्ड है ये कहाँ से लिया गया था? तो रिपब्लिक जो वर्ड है अपने संविधान में, ये जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। रिपब्लिक जो वर्ड है अपने संविधान में, रिपब्लिक वर्ड इतना बड़ा जो शब्द है अपना, इतना मायने रखता है। रिपब्लिक वर्ड वेर अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो रिपब्लिक जो वर्ड है अपना वो कहाँ से लिया गया था? तो रिपब्लिक जो वर्ड है अपने संविधान में, जो ये वर्ड है इसे जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। तो इतनी चीज़ें याद रहेगी कि रिपब्लिक वर्ड जो है हमारे भारतीय संविधान में ये कहाँ से लिया गया था। तो भारतीय संविधान में जो रिपब्लिक वर्ड है इसे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब बात आती है 17 अप्रैल 1952 की। तो इंटरनल पार्लियामेंट जो आंतरिम संसद थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया। कब? तो 17 अप्रैल 1952 की बात है, जब इंटरनल पार्लियामेंट थी इसको जो है समाप्त कर दिया गया। अबॉलिश्ड, ABOLISHED। इंडियन पार्लियामेंट मतलब आंतरिम संसद। इंटरनल पार्लियामेंट आंतरिम संसद जो थी उसे 17 अप्रैल 1952 को जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। और 13 मई 1952 को जो है भारत का पहला पार्लियामेंट जो है उसकी पहली सिटिंग बुलाई गई, पहली बैठक बुलाई गई। अंतरिम संसद समाप्त कर दिया गया कब? 17 अप्रैल 1952 को। अप्रैल के बाद मई में 13 मई 1952 को जो है भारत की पहली पार्लियामेंट का पहला सिटिंग बुलाया गया, पहली बैठक बुलाया गया। भारत की पहली संसद का पहला सिटिंग कब बुलाया गया? तो 13 मई 1952 को बुलाया गया। ठीक है, ये 5 मई से 13 मई 1952 से जो है ये लोकसभा जो है 13 मई 1952 से, और राज्यसभा भी जो है 13 मई 1952 से ही शुरू हुई। अभी जो है देखो पार्लियामेंट की दो हाउस होती है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस को राज्यसभा, लोअर हाउस को लोकसभा। इन दोनों सभा का जो पहला बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को। पहला संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को बुलाया गया, और जो अंतरिम संसद था भारत का उसे 17 अप्रैल 1952 को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया कि 17 अप्रैल 1952 को जो है अंतरिम संसद इंटरनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वॉज अबॉलिश्ड,
मतलब 17 अप्रैल 1952 को जो है अंतरिम संसद को समाप्त करके 13 मई 1952 को भारत की जो पहली संसद बनाई गई उसका जो पहला बैठक था वो 13 मई 1952 को बुलाया गया, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन दोनों हाउस की जो बैठक थी वो 13 मई 1952 से ही शुरू कर दिया गया। ठीक है, 13 मई 1952 से ही शुरू कर दिया गया। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई सबको, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई सबको। चलिए ठीक है, तो अब जो है हम जो अपनी 12वीं सेशन हुई थी, 12th सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो अपनी कंडक्ट हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन जो है सिग्नेचर हुई थी संविधान पे, सिग्नेचर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे जो दस्तखत हुए थे 24 जनवरी 1950 को 12वीं सेशन में, जिस समय जो है भारत का पहला राष्ट्रपति जो चुना गया था और नेशनल एंथम और सॉन्ग को भी एक्सेप्ट करा गया था। ठीक है, तो अब हम जो है 24 जनवरी 1950 की डेट एक बार देख लेते हैं, जिस दिन हस्ताक्षर हुए थे, कैसे कैसे हुए थे। तो देखिए, संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर थे? टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, टोटल मेंबर ऑफ CA कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 389 टोटल सदस्य था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, टोटल 389 कैंडिडेट्स थे। अभी देखिए ये 389 कैंडिडेट्स में पाकिस्तान के कितने सदस्य थे? तो पाकिस्तान के ना 90 सीट थे। ठीक है, और 299 सीट जो थे वो इंडिया के थे। 299 सीट और पाकिस्तान के 90 सदस्य थे। ठीक है, अब जो ये टोटल 389 कैंडिडेट्स थे, इसमें से 14 जो सदस्य थे वो तो आए ही नहीं, वो एब्सेंट थे। संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य कैसे बने, ये तो पता है आपको ना? ये तो पता है आपको कि टोटल जो जनसंख्या थी 38 करोड़ 90 लाख जो टोटल जनसंख्या थी, और हर 10 लाख पे जो है एक कैंडिडेट को, एक पर्सन को जो है संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट जो मिशन थी उसके तहत जो है बनाया गया था संविधान सभा। और वहाँ पे जो कंडीशन रखी गई कि हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक व्यक्ति को जो है संविधान सभा का सदस्य बनाया जाएगा। और उस समय जो है टोटल 38 करोड़ 90 लाख टोटल कैंडिडेट थे, जिसके वजह से जो है 389 सीट्स बनी थी। उनमें से जो 90 पाकिस्तान की सीट थी और 299 सीट भारत की थी। ठीक है, तो ये टोटल 389 सीट्स हो गई। अब इनमें से क्या हुआ कि 14 जो सदस्य थे ना, टोटल 14 मेंबर्स, ये लोग जो थे वो एब्सेंट थे उस दिन, एब्सेंट दैट डे। तो ये लोग जो थे उस दिन एब्सेंट थे, अनुपस्थित थे, 14 कैंडिडेट आए ही नहीं है। तो 389 में से 14 माइनस कर देंगे तो टोटल बचता है 285। अब बच गया 285। ठीक, अब 285 में से शायर मौलाना हसरत मोहानी, ये जो बंदा था शायर मौलाना हसरत मोहानी जो है वो साइन करने से मना कर दिया। इन्होंने जो है साइन करने से मना कर दिया, और ये जो है संविधान पे दस्तखत करे ही नहीं, सिग्नेचर करे ही नहीं, शायर मौलाना हसरत मोहानी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि ऑप्शन में दे दे कि कौन जो है, इनमें से कौन है जो अपने संविधान, भारत के संविधान पर दस्तखत करने से मना कर दिया, तो वो है शायर मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने जो है भारत के संविधान पर दस्तखत करने से मना कर दिया। ठीक है, अब टोटल और जो है 1400 सदस्य जो थे वो एब्सेंट ही थे। तब 285 में से एक और गया, तो अब कितना बचा? 284। अब टोटल 284 कैंडिडेट बचे। ठीक है, टोटल 284 कैंडिडेट जो है, इतने सदस्य जो है, these candidates were signed on constitution। तो ये जो सदस्य थे, ये जो लोग थे, ये कैंडिडेट जो है, इन लोगों ने संविधान पे जो है हस्ताक्षर करी थी 284। तो अभी अपने जो भारत की संविधान है उस पर टोटल कितने सिग्नेचर्स हैं? तो भारत की जो संविधान है उस पर टोटल 284 कैंडिडेट्स के सिग्नेचर है।
ठीक है। अपनी जो संविधान सभा की जो कैंडिडेट थे, जो सीट थी वो 389 थी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें 90 पाकिस्तान की सीट और 299 जो है भारत की सीट थी, जिसमें से 14 मेंबर तो एबसेंट ही थे, वो आए नहीं, बचे 285। 285 में से शायर मौलाना हसरत मोहानी जी ने जो है वो साइन करने से मना कर दिया, तो अब बचा 284। तो 284 लोगों ने जो है भारत के संविधान पे हस्ताक्षर करी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सबसे पहला फर्स्ट साइन किसने करा था, फर्स्ट साइन किनका था, तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है पहला साइन करा था, और लास्ट साइन जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने करे थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो पहला साइन अगर पूछे कि पहला साइन किसका है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लास्ट साइन किनका है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो साइन है वो लास्ट है, ठीक है। सबसे अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने साइन करी, और सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन करी। अब जब यह संविधान लागू हुआ था, तो ओरिजिनल मूल संविधान जो था अपना, उसमें टोटल 395 आर्टिकल थे, 8 अनुसूची थी, और प्रेजेंट में अभी टोटल कितने हो गए, तो 395 आर्टिकल, 12 अनुसूची, 22 भाग हो गई, ठीक है। और संविधान सभा जो है इसको एक्सेप्ट करा था कि एलिफेंट एज अ स्टैम्प, संविधान सभा ने जो है इन्होंने हाथी को अपना स्टैम्प, अपना मुहर के रूप में चुना, ठीक है। तो संविधान सभा एक्सेप्टेड एलिफेंट एज अ स्टैम्प, सिंबल के रूप में चुना गया था, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा का जो सचिव था उसे HVR अयंगर जी को बनाया गया था। संविधान सभा का जो सचिव था वो HVR अयंगर जी को चुना गया था, ठीक है। और कैलीग्राफर, सुलेखक जो है संविधान सभा का, सॉरी, संविधान जो है अपनी भारत की जो संविधान है उसकी कैलीग्राफर मतलब सुलेखक। तो संविधान जो है अपना भारत का, इसका कैलीग्राफर, सुलेखक जो है वो प्रेम बिहारी नारायण राजा यादव थे, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण जी थे। इटैलिक मेथड में जो है इन्होंने जो है कैलीग्राफी की थी भारत के संविधान की, और कैलीग्राफ जो हुई थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी, हालांकि ये इटैलिक मेथड से करी थी, ठीक है। ये चीज़ें होगी। अभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अभी मैंने बताया वो चीज़ें अभी यहाँ पे लिख देता हूँ, कि अपनी जो ओरिजिनल मूल संविधान थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपनी मूल संविधान थी, उस समय टोटल 395 तो आर्टिकल थे, उस समय टोटल 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थी। टोटल 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल थी, ठीक। तो अपने जो मूल संविधान थे उस समय संविधान में भारत की जो अपनी जो मूल संविधान थी, उस समय संविधान में टोटल 395 आर्टिकल थी, 8 अनुसूची थी। अब करंट में जो कुछ अमेंडमेंट्स करने के बाद जो इतने सारे अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं, इसके बाद जो है भारत की जो संविधान है इसमें 395 आर्टिकल अभी भी उतनी है, 395 है, हालांकि है अभी बहुत। तो जो अभी पर इम्पोर्टेंट जो है और जिसको मेजरली कंसिडर करा जाता है वो 395 की काउंट है, ठीक है। तो 395 आर्टिकल हो गए। अभी जो है इनमें पहले अनुसूची 8 थी, अब जो है अनुसूची 12 हो गई, और 22 जो है भाग हो गई, ठीक है। तो प्रेजेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल, 12 अनुसूची और जो है 22 भाग है। अब जो है संविधान सभा जो है इन्होंने जो है हाथी को अपना स्टैम्प सिंबल के रूप में सेलेक्ट किया। तो यह भी लिख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्टेड एलिफेंट को किस लिए चुना, एज स्टैम्प, मुहर के रूप में चुना, सिंबल के रूप में। भारत की जो संविधान सभा है उसने एलिफेंट, हाथी को जो है अपना स्टैम्प, सिंबल के रूप में चुना। और जो है संविधान सभा का जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, सेक्रेटरी, संविधान सभा की सेक्रेटरी जो है, सचिव जो है, वो किसको बनाया गया, तो HVR अयंगर जी को जो है बनाया गया था, ठीक है। HVR अयंगर जी को जो है संविधान सभा का सचिव, सेक्रेटरी के रूप में HVR अयंगर जी को जो है भारत की संविधान सभा की सचिव जो है HV सेक्रेटरी अयंगर जी को जो
चुना गया। तो पूछे कि HVR अयंगर जी को जो है भारत की जो है संविधान सभा है उसमें किस रूप में जो है नियुक्त किया गया, तो उन्हें जो है HVR अयंगर जी को जो है भारत की संविधान जो सभा है उसका सचिव के रूप में जो है चुना गया। ठीक है, तो HVR अयंगर जी को जो है किसके रूप में नियुक्त किया गया, तो HVR अयंगर जी को जो है भारत की संविधान सभा की सचिव यानी कि सेक्रेटरी के रूप में जो है चुना गया। ठीक है, और भारत की जो संविधान है इसकी जो कैलीग्राफी हुई थी, इसकी जो सुलेखक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में करी गई थी। तो कैलीग्राफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये किस रूप में होती है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी। और एक इटालिक मेथड से करने वाले जो थे वो थे प्रेम बिहारी नारायण जी। इटालिक मेथड से प्रेम बिहारी नारायण जी जो है इन्होंने ये कैलीग्राफी जो करी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो करी थी इन्होंने इटालिक मेथड से। ठीक है, इटालिक मेथड से जो कैलीग्राफी करी थी भारतीय संविधान का वो कौन थे, वो प्रेम बिहारी नारायण जी जो हैं। ठीक है, और हिंदी संस्करण किन्होंने करी थी, तो वो बसंत कृष्णा जी ने करी थी। ठीक है, हिंदी संस्करण बसंत कृष्णा जी ने, हिंदी संस्करण हिंदी में जो पब्लिश करे थे वो कौन थे, बसंत कृष्णा जी। इटालिक मेथड से वो प्रेम बिहारी नारायण। हालांकि कैलीग्राफी जो भारतीय संविधान की हुई थी वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई थी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रहेगी। अभी ये चीज़ें आगे जो कंटिन्यू अगर हम करें तो एक टॉपिक और है, मैं बता देता हूँ कि उस समय ना हिंदी लैंग्वेज की कोई वैसी प्रोविज़न नहीं थी। देयर वाज नो प्रोविज़न फॉर हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो अपना मूल संविधान था ना उस समय हिंदी वर्जन, उसकी जो हिंदी वर्जन थी ना उसके लिए कोई जो है प्रावधान नहीं दिया गया था। देयर वाज नो प्रोविज़न फॉर हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में जो है हिंदी वर्जन के लिए कोई चीज़ें नहीं बताई गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इतना याद रहेगा, ये चीज़ें समझ में आ गई आज की क्लास। तो हम जो है आज की क्लास बस इतना ही रखेंगे। आज जो है हमने क्या चीज़ डिस्कस कर ली, आज हमने जो है इम्पोर्टेंट जो है डेट्स जो है अपनी भारत की जो संविधान है उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स थे उसे हमने कवर कर ली। और जो ये सेशंस थे वो इम्पोर्टेंट सेशंस भी जो हमने कवर कर ली, उनके कुछ फैक्ट जो है आज हमने कवर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में जो है हम अपनी अगली जो है टॉपिक शुरू करेंगे संविधान सभा के विषय में ही। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए वीडियो जो है देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों।